नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का जिज्ञासा में। इस वीडियो में हमने सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग के एडवांटेज पे बात की। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंसर्न्स की और चैलेंजेस की जो इंडियन क्लासरूम्स में सेकेंड लैंग्वेज की लर्निंग के दौरान आते हैं। यानी कुल मिलाकर के कल हमने लाभ जान ली कि सेकेंड लैंग्वेज क्यों जरूरी है, सेकेंड लैंग्वेज क्यों पढ़नी चाहिए। आज हम ये जानेंगे कि अगर हम सेकेंड लैंग्वेज पढ़ेंगे तो सेकेंड लैंग्वेज पढ़ते और पढ़ाते समय किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, कौन कौन से कंसर्न्स हैं जो हमें अपने माइंड में रखने पड़ेंगे। और इसके बाद अगले वीडियो में हम ये प्रयास करेंगे जानने का कि उन कंसर्न्स और चैलेंजेस से निपटने के सॉल्यूशंस क्या क्या हमारे पास हैं और क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। पर बिना किसी देरी के हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं 2.5 में दिया गया है मेजर कंसर्न्स एंड चैलेंजेस इन EL2 लर्निंग इन द इंडियन क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट। इंडियन क्लासरूम के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या कंसर्न्स हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं EL2 लर्निंग में। असल में जो भी कंसर्न्स और चैलेंजेस हैं उन सभी का उल्लेख एनसीएफ में प्रॉपरली किया गया है। एनसीएफ में खुद ये बताया गया है कि कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं। जरूरी ये भी है कि इन सारे चैलेंजेस को पढ़ लेने के बाद हम और भी चैलेंज सकते हैं उन पे भी गौर करें। और वो चीज आप जब आंसर राइटिंग करेंगे तो आंसर राइटिंग करते समय आपके लिए बेनिफिशियल हो। कई मित्रों के प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं, अभी मैं देख रहा था कई मित्रों के प्रश्न आ रहे हैं क्वेश्चन आंसर के लिए। तो मैं बता दूं कि शायद आपने पिछले वीडियोज प्रॉपरली देखे नहीं है। मैंने जो भी क्वेश्चन दिए गए थे वो करवाए। प्रत्येक क्वेश्चन को मैंने इसलिए नहीं करवाया कि अगर पूरा पूरा मैं ही करवा दूंगा तो आपकी एक्टिवनेस खत्म हो जाएगी। और हम चूंकि एनसीएफ और एनईपी की बातों को ही पढ़ रहे हैं और हम खुद एनईपी और एनसीएफ की रिकमेंडेशंस को लागू ना करें तो ये ठीक नहीं। क्लास जितनी इंटरेक्टिव बनी रहेगी, लर्नर और एजुकेटर दोनों जितने एक्टिव बने रहेंगे, लर्निंग की प्रक्रिया उतनी ही सुचारू रूप से चलेगी। और आपने क्या सीखा है ये भी इसी बात पे निर्भर करेगा। हम जितने एक्टिव होंगे उतना ज्यादा सीखेंगे और जितने कम एक्टिव होंगे उतना कम सीखेंगे। तो मैंने प्रयास ये किया है पिछले वीडियोस में कि ज्यादातर प्रश्नों को मैंने सॉल्व करवाया है। जिनको मैंने सॉल्व नहीं करवाया है वो कैसे सॉल्व होंगे, उनको सॉल्व करते समय किन किन की पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो की पॉइंट्स मैंने दिए। यानी कुल मिलाकर अगर पूरा नहीं तो आधा हल तो हमने करवाया है प्रत्येक प्रश्न का, और ज्यादातर को हमने पूरा हल करवाया है। इस चैप्टर में जो रिटन वाले क्वेश्चंस हैं, लिखने वाले क्वेश्चंस हैं, वो लास्ट में दिए गए हैं और 4 या 5 क्वेश्चंस ही हैं। लेकिन एक बात और याद रखिए कि आपकी परीक्षा में इन्हीं 4-5 प्रश्नों में से कोई प्रश्न आएगा ये बिल्कुल जरूरी नहीं। इनसे मिलता जुलता कोई और प्रश्न भी बनाया जा सकता है। असल बात यह है कि पूरे पाठ के की पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए, तभी आप किसी भी प्रश्न का सटीक उत्तर दे पाएंगे। मैंने एक और काम बताया था, वो आप में से किसी ने नहीं किया। मैंने ये बताया था कि आप आंसर राइटिंग का प्रयास करिए। अगर आपको चेक करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं प्रयास ये करूंगा कि आपका आंसर, मुझे 1-2 मिनट लगेगा, मैं देख के बता दूंगा कि कहाँ पे आपका ग्रामेटिकल एरर है, कहाँ पे आपका कॉन्सेप्चुअल एरर है। उसे आप अगर सुधार करेंगे तो निश्चित ही आप बेहतर तैयार कर पाएंगे इस टॉपिक को। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत होती है द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन मेंशन। स्कूल एजुकेशन वाले एससी की बात कर रहे हैं हम, 2023 वाले की। ठीक, 2023 वाले की मेंशन्ड द challenges associated to language learning in schools that require immediate attention। एनसीएफ
उन चैलेंजेस की बात करता है जो स्कूल्स में सेकेंड लैंग्वेज की लर्निंग के दौरान फेस किए जाते हैं। और ये ऐसे चैलेंजेस हैं, इन पे इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है, इन पे ध्यान दिए जाने की जरूरत है, अटेंशन होना चाहिए इन पे। अब एक एक करके, बड़ी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे की पॉइंट्स मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, एनसीएफ में ही वो की पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला जो चैलेंज है इंडियन क्लासरूम्स में सेकेंड लैंग्वेज की लर्निंग को लेकर के, वो है लो लिटरेसी लेवल, कम साक्षरता दर। अब यहां मैं ओवरऑल साक्षरता दर की बात नहीं कर रहा हूं। दरअसल जो आंकड़े होते हैं वो कुछ और कहते हैं और रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। तो हम यहाँ उस ग्राउंड रियलिटी पे बात करने वाले हैं। अगर हम वैसे देखें तो हमारी जो साक्षरता काउंट की जाती है जनगणना के दौरान, उस साक्षरता की स्थिति यह है कि ऐसा व्यक्ति जो केवल अपना नाम डालना जानता है वह भी साक्षर में ही काउंट होता है, और ऐसे लोगों की संख्या उस जनगणना में बहुत ज्यादा होती है। रियलिटी ये है कि हमारा बच्चा कक्षा 5 या कक्षा 8 करके निकल जाता है और उसकी जो लिटरेसी कैपेसिटी होती है वह डेवलप नहीं हो पाई होती है। वो प्रॉपर पढ़ नहीं पा रहा होता है, अपनी मातृभाषा को ही नहीं पढ़ पा रहा होता और लिख पा रहा होता है, समझ पा रहा होता है। यानी आंकड़े कुछ और कहते हैं, रियलिटी कुछ और कहती है। हमारे ही विद्यालयों में ऐसी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, और इस पर अभी एक प्रोग्राम लाया गया था, शायद आपको याद होगा, FLN। वो इसी के लिए था कि भाई फंडामेंटल्स जो हैं, कि बच्चा हिंदी पढ़ना सीख ले, बोलना सीख ले, बोलना तो सीख के आता ही है, पढ़ना सीख ले, लिखना सीख ले, समझना सीख ले, और नंबर सिस्टम में ही इतना है कि वो नंबर्स के बारे में जान ले, जोड़ना घटाना, जो 4 मुख्य संक्रियाएं हैं उनको करना सीख ले। तो FLN इसीलिए लाया गया था, इसी समस्या से निपटने के लिए। तो यहाँ हम ओवरऑल लिटरेसी प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे कि हमारे यहाँ 30% लोग निरक्षर हैं, उनकी बात नहीं कर रहे। बात यह है कि जिनको हम साक्षर में काउंट करते हैं, उन साक्षर वालों में से एक बड़ी परसेंटेज ऐसी है जो रियल में साक्षर नहीं है, वो अपनी ही मातृभाषा को प्रॉपरली पढ़ना, लिखना और समझना नहीं जानती। यहाँ ये समस्या है। देखिए क्या लिखा है, इंडिया इज फेसिंग अ लर्निंग क्राइसिस। भारत एक लर्निंग क्राइसिस फेस कर रहा है, ये बात एनसीएफ में लिखी हुई है। एज ए नोटवर्दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एलिमेंट्री स्कूल्स, प्रारंभिक स्कूल में एक बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हैव नॉट एट डेवलप्ड, अभी तक उन्होंने विकसित नहीं कर पाया है इसेंशियल लिटरेसी स्किल्स, जो बहुत आवश्यक लिटरेसी स्किल्स हैं, जैसे लिखना, पढ़ना और समझना। एक बड़ा नंबर है हमारे पास एलिमेंट्री एजुकेशन में बच्चों का जो अभी तक ये 3 काम प्रॉपरली नहीं सीख पाया है, लिखना, पढ़ना और समझना, इनको अभी प्राप्त नहीं कर पाया है। सच एज द कैपेसिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड सिंपल टेक्स्ट, बहुत सिंपल से टेक्स्ट को समझना भी अभी बच्चा नहीं सीख पाया है। ये बड़ा क्राइसिस है, ये बड़ा क्राइसिस है। ये बात एनसीएफ में कबूल की गई है कि ये बड़ा क्राइसिस है भारतीय कक्षाओं में। Therefore, फैसिलिटेटर्स इन अर्ली ग्रेड्स, जो टीचर्स हैं अर्ली ग्रेड्स पे, छोटी कक्षाओं में, मस्ट गिव इम्पोर्टेंस टू फाउंडेशनल स्किल्स इन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये आ गया FLN। ठीक है, FLN की तो बात कर रहे थे। इसीलिए शिक्षकों पे ये कहा गया कि आप पूरा फोकस करिए, फाउंडेशनल जो नंबरल स्किल्स है, न्यूमरेसी जो है नंबर की स्किल्स है, उनको डेवलप करिए, और जो लिटरेसी है उसको डेवलप करिए, सो दैट द चैलेंज मस्ट बी ओवरकम, ताकि हम इस चैलेंज को जीत सकें, इस चैलेंज से निपट सकें। पहली चीज, लो लिटरेसी लेवल। लो लिटरेसी लेवल में प्रॉब्लम क्या है उसको मैं फिर बता दूं एक बार। लो लिटरेसी लेवल की प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास साक्षर लोग नाम मात्र के हैं, जबकि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है लिटरेसी की, वह है किसी टेक्स्ट को, सिंपल से टेक्स्ट को पढ़ लेना, लिख लेना और उसकी समझ विकसित कर लेना। समझ विकसित करने की जांच ऐसे की जा सकती है कि किसी व्यक्ति ने कोई टेक्स्ट पढ़ा है, अब उस टेक्स्ट पर आधारित 2, 4, 5 प्रश्न उससे पूछे जाएं। अगर वह सटीकता से उन प्रश्नों का जवाब दे पाता है, इसका मतलब उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल ठीक है। और अगर वो जवाब नहीं दे पाता है तो इसका मतलब है कि उसने पढ़ तो लिया है, लेकिन उसने अभी तक अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप नहीं कर पाया है। तो हमारे यहाँ बड़ी समस्या है ये लो लिटरेसी लेवल की।
दूसरा देखिए, पहला तो ये हो गया। दूसरा है लेस टाइम फॉर लैंग्वेज लर्निंग। ये एक बड़ी समस्या है। लैंग्वेज की पढ़ाई के लिए ना हमारे पास पर्याप्त समय नहीं होता कक्षाओं में। हालांकि इस समस्या का निदान हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहां किया जा चुका है। आप अपने विद्यालय का टाइम टेबल चेक करिए। जब आप अपने विद्यालय का टाइम टेबल चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि सारा का सारा फोकस इस समय मदर टंग पढ़ाने पे और नंबरेसी सिखाने पे, दो ही बातों पे। गणित की फाउंडेशनल स्किल्स मिल जाए बच्चे को, हिंदी की फाउंडेशनल स्किल्स मिल जाए बच्चे को, बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो साथ में चलते रहें। या फिर जब हम भाषा सिखा रहे होंगे तो भाषा में ही जो चैप्टर्स हम डालेंगे उन चैप्टर्स में ऐसे चैप्टर्स डालेंगे जो अन्य सब्जेक्ट्स की नॉलेज भी अपने आप में समाहित किए हुए हों। यानी प्राइवेट स्कूल्स में तो अभी समस्या ये वाली बनी हुई है, बहुत बड़ी बनी हुई है। दरअसल वो लैंग्वेज के केवल एक एक पीरियड रखते हैं, बाकी सब अलग अलग सब्जेक्ट्स के, जहाँ पे लैंग्वेज को पर्याप्त टाइम नहीं मिल पाता। और जब तक लैंग्वेज सही नहीं होगी तब तक स्थितियां आपको पता है कि लैंग्वेज ठीक नहीं, इसका मतलब सीधा सा हुआ कि अन्य कॉन्सेप्ट भी बच्चे को ठीक से समझ में नहीं आए होंगे। ये नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। ठीक है, देखो क्या है समस्या। इन मैनी स्कूल्स, बहुत से स्कूलों में द वीकली टाइम टेबल डज नॉट प्रोवाइड इनफ टाइम फॉर फोकस्ड लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। ज्यादातर स्कूलों में यह समस्या है कि सप्ताह भर में अगर लैंग्वेज एजुकेशन की बात करें, लैंग्वेज लर्निंग की बात करें, तो वहां पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। ये ज्यादातर स्कूलों में समस्या है। दिस लिमिटेड एक्सपोजर इज अ मेजर बैरियर टू एड्रेसिंग द फाउंडेशनल लिटरेसी गैप्स सीन इन अर्ली ग्रेड्स। और सबसे बड़ा कारण कि प्रारंभिक कक्षाओं में जो लिटरेसी गैप हमें देखने को मिल रहा है उसके पीछे का ये बड़ा रीजन है कि बच्चे को पर्याप्त समय ही नहीं मिल पा रहा है लैंग्वेज एजुकेशन के लिए। और जब पर्याप्त समय नहीं मिलेगा तो सीधी सी बात है कि वो पर्याप्त सीख नहीं पाएगा। आपको पता है कि हमारे विद्यालयों में, बेसिक के विद्यालयों में इंटरवल से पहले केवल और केवल मदर टंग पे ही फोकस किया जा रहा है। इंटरवल के बाद फिर अन्य चीजें शुरू होती हैं जिसमें नंबरेसी भी है, और लास्ट के 2 पीरियड्स में, 3 पीरियड्स में बाकी सारी चीजें। तो हमारा पूरा फोकस इस पे आ गया है। हम एनसीएफ को फॉलो करते हैं, हम एनईपी को फॉलो करते हैं, लेकिन अभी भी प्राइवेट स्कूल्स एनसीएफ और एनईपी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। उनके यहाँ ये बड़ी समस्या है। टू सपोर्ट स्टूडेंट्स इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रीडिंग राइटिंग एंड कंप्रीहेंशन स्किल्स। अब बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, काय में सपोर्ट करने के लिए कि उनकी रीडिंग स्ट्रांग हो, रीडिंग स्किल स्ट्रांग हो, राइटिंग स्किल स्ट्रांग हो, और कंप्रीहेंशन की स्किल उनकी स्ट्रांग हो। इट इज इम्पॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है फॉर टीचर्स, अध्यापकों के लिए, टू एडवोकेट फॉर, कि इसके लिए वो अपनी आवाज उठाएं, इसके लिए वो कहें, एंड मेक द मोस्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर मीनिंगफुल लैंग्वेज एंगेजमेंट थ्रू आउट द डे। और पूरे दिन जहां कहीं भी, जैसे भी, जब भी उन्हें मौका मिले वो लैंग्वेज के लिए अपना वर्क करें, अपना काम लैंग्वेज सिखाने के लिए करें, अक्रॉस सब्जेक्ट्स एंड ड्यूरिंग क्लासरूम रूटीन्स। सब्जेक्ट्स के बीच में या क्लासरूम का जो रूटीन है उसके बीच में, जैसे भी मौका मिले उस समय समझाएं इसको। एक्सपेंडिंग लैंग्वेज रिच एक्सपीरियंसेस, लैंग्वेज रिच एक्सपीरियंसेस क्रिएट करें बियॉन्ड डिजाइन्ड लैंग्वेज पीरियड्स। जो लैंग्वेज के पीरियड है उनके अतिरिक्त भी लैंग्वेज पे बात की जाए। जो निर्धारित समय दिया गया है, जो निर्धारित पीरियड्स रखे गए हैं लैंग्वेज के, उनके अतिरिक्त भी लैंग्वेज पे अगर काम किया जाएगा तब जाकर के हम इस समस्या से निपट पाएंगे जो कम समय की समस्या है। कैन हेल्प ब्रिज दिस गैप, इस गैप को भरने के लिए पुल की तरह ये बात काम करेगी। एंड प्रमोट ओवरऑल लैंग्वेज डेवलपमेंट, और पूरा लैंग्वेज का डेवलपमेंट इससे और बेहतर होगा। अभी तक हमने दो बातें करी हैं, एक तो भारत में लो लिटरेसी लेवल है, और दूसरा हम अपनी कक्षाओं में लैंग्वेज स्टडी के लिए पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। लो लिटरेसी लेवल्स के कारण क्या है कि हम जो साक्षरता दर मापते हैं उसमें नाम लिखने वाले लोगों को भी शामिल कर लेते हैं। इसके लिए एफएलएन बहुत बढ़िया काम कर रहा है। दूसरा, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में इस वाली समस्या से निपटने का भी प्रॉपर रोड मैप है। अब अगला, ये एक बड़ी समस्या हो सकती है
लो क्वालिटी रिसोर्स एंड लर्निंग मटेरियल्स। अब हमारे पास या तो पर्याप्त मात्रा में लर्निंग मटेरियल है नहीं, टीएलएम्स है नहीं, और अगर हैं भी तो वो लो क्वालिटी के हैं, उनकी क्वालिटी बढ़िया नहीं है। और जब ऐसी स्थिति होगी या तो हमारे पास टीएलएम्स होंगे ही नहीं, या फिर अच्छे टीएलएम्स नहीं होंगे, या रिलेवेंट टीएलएम्स नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात ये भी तो है ना, कोई चीज जो आप सिखाना चाहते हैं, अगर आप उसमें टीएलएम्स का यूज करेंगे और वो टीएलएम्स रिलेवेंट ही नहीं है, जिनकी आवश्यकता है वो चीजें हमारे पास नहीं है, और है तो हमारे पास सैकड़ों चीजें, तो कोई लाभ नहीं होगा उसका। तो दो समस्याएं आ रही हैं। देयर इज अ नोटिसेबल गैप इन द क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज रिसोर्सेस। लैंग्वेज के रिसोर्स बहुत कम है। लर्निंग मटेरियल्स बहुत कम है यूज्ड अक्रॉस क्लासरूम। हमारे क्लासरूम्स में लैंग्वेज को सिखाने के लिए जो चीजें यूज की जाती हैं वो कम है। हालांकि प्रिंट रिच मटेरियल के माध्यम से गवर्नमेंट स्कूल्स में काफी कुछ प्रयास किया गया है इस मामले में कि हम इस गैप को भर पाए, ये जो समस्या है इससे हम निपट पाए। हमें सालाना कुछ पुस्तकें मिलती हैं भाषा की, जिसमें कहानियां, कविताएं, गीत होते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे पोस्टर्स मिलते हैं, उनमें भी यही स्थितियां होती हैं। तो हमारे यहाँ काफी कुछ काम इस पे किया जा रहा है, लेकिन अभी भी हम संतुष्ट हो जाएं इस लेवल पे नहीं पहुंच पाए हैं। विद मैनी रिसोर्सेज फेलिंग टू मीट लर्नर्स नीड। रिसोर्सेज तो बहुत है, लेकिन वो रिसोर्सेज जो हमारी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं। एज एजुकेटर्स इट इज इंपॉर्टेंट टू सेलेक्ट मटेरियल्स। अब एजुकेटर्स के लिए बात है कि वो मटेरियल्स को जब सेलेक्ट करें दैट कंबाइन एप्रोप्रिएट वोकेबलरी, जो आवश्यक वोकेबलरी है उसको भी वो शामिल करें। रिलेवेंट टॉपिक्स, टॉपिक्स कैसे होने चाहिए, रिलेवेंट होने चाहिए। इंगेजिंग पिक्चर्स, ऐसी पिक्चर्स हों जो बच्चों को इंगेज करें। एंड यूजर फ्रेंडली लेआउट्स, और लेआउट्स ऐसे हों जो इस्तेमाल करने में थोड़ी आसानी हो। मतलब बहुत बड़ा पोस्टर लेके आए, अब उसको खोलना, फैलाना और लगाना ही परेशान कर रहा है, या बहुत छोटा है देखने में ही नहीं आ रहा है, तो भी गलत है। यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। वेटर सपोर्ट स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड मोटिवेशन, ये बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को भी बेहतर करेगा, उन्हें मोटिवेट करेगा, जिससे वो बेहतर सीखेंगे। इस बात को अगर हम समराइज करें तो ऐसे कह सकते हैं कि हमें टीएलएम्स का यूज करना है। टीएलएम्स मस्ट बी रिलेवेंट, पहला रिलेवेंट होने चाहिए। दूसरा, जहां तक हो सके वो हाई क्वालिटी के होने चाहिए। तीसरा, यूजर फ्रेंडली होने चाहिए। यूजर फ्रेंडली से एक और मतलब है कि ऐसे भी होने चाहिए कि अगर आपने 4 बार उनको इस्तेमाल कर लिया उसके बाद वो खराब हो गए, तो ऐसे भी नहीं होने चाहिए। ऐसे होने चाहिए जिन्हें हम बार बार यूज कर सकें और वो खराब ना हो। हालांकि हमारे यहाँ चार्ट्स होती हैं, दीवारों पे हमारे यहाँ लिखवाया जाता है। अभी लॉन्ग बुक्स आई थी, लॉन्ग बुक्स का उपयोग करते हैं। कहानियों की किताबें हैं उनका उपयोग करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं, फिर भी अभी वो सब सफिशियंट नहीं है। मतलब समस्याएं इतनी ज्यादा हैं कि वो अभी सफिशियंट नहीं है। अभी उनमें बहुत कुछ बदलने की, बहुत कुछ बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, आगे देखिए। 3 पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए। पहला, लो लिटरेसी लेवल। दूसरा, लेस टाइम, जो कम समय मिलता है हमें। और तीसरा, लो क्वालिटी रिसोर्सेज और टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। इन पे हमने बात कर ली। अब अगली समस्या है शॉर्टेज ऑफ टीचर्स। शॉर्टेज ऑफ टीचर्स हम सभी जानते हैं, बार बार अनुपात और समानुपात हमारा चलता रहता है और ये बता दिया जाता है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में टीचर है। तो ये एक बड़ी समस्या है। जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में टीचर्स ही नहीं हो तो हम लाख प्रयास कर लें, एफएलएन ला लें, 2-3 एनसीएफ और बना दें, एनईपी फिर चेंज कर लें, बहुत सारे टीएलएम इकट्ठे कर लें, कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि सबसे मुख्य की स्टोन स्पीसीज के रूप में, कुंजी प्रजाति के रूप में कौन है? टीचर। और वही क्लास में प्रॉपरली पहुंच नहीं पा रहा है, या जितने टीचर्स की हमें आवश्यकता है उतने टीचर्स हमारे पास नहीं है। तो हम एक प्रॉपर टीचिंग लर्निंग एटमॉस्फेयर बनाने में सक्षम नहीं हो पाए। ये नॉर्मल सी बात है। बहुत सारी बातें हैं जो आपके दिमाग में भी आ रही होंगी कि ये समस्याएं क्यों आ रही हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे विद्यालयों में अध्यापकों की बड़ी कमी, और जो है वो किन्हीं न किन्हीं दूसरे कार्यों में इंगेज है। सबके अंदर ये दर्द है, सब इस बात को समझते हैं, लेकिन हमें क्या है, हमें फिलहाल इसको पढ़ लेना है।
और बाद में जब परीक्षा होगी तो लिख देना है, बस इस बात पे फोकस करो। देयर इज अ डायर नीड टू अपॉइंट वेल क्वालिफाइड लैंग्वेज टीचर्स। दो बात है, वेल क्वालिफाइड लैंग्वेज टीचर्स को अपॉइंट करने की बहुत आवश्यकता है टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्कूल, स्कूल की जरूरतों को पूरा करने के लिए, एंड लर्नर्स और पढ़ने वालों की जरूरतों को पूरा करने के लिए। और ये बात एनसीएफ में खुद लिखी गई है, ये बात हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं या आप अपने मन से नहीं सोच रहे हैं, एनसीएफ में लिखा हुआ है। और एनआईओएस की बुक, गवर्नमेंट के द्वारा प्रिंट की गई बुक, ये बताती है कि हमारे यहाँ टीचर्स की कमी है, और फिर बाद में बता दिया जाता है कि अनुपात समानुपात बराबर है, अभी टीचर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। खैर, इट आल्सो इम्पैक्ट्स द टीचर स्टूडेंट रेशियो, बड़ा महत्वपूर्ण, टीचर स्टूडेंट रेशियो। अगर बहुत ज्यादा बच्चे हैं किसी क्लास में तो उन सब पे टीचर के लिए फोकस कर पाना संभव नहीं होता है, और अगर वो प्रयत्न करता भी है तो उसका प्रयत्न पर्याप्त नहीं हो पाता है, बहुत बार ऐसा होता है, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू प्रोवाइड फोकस्ड एंड इफेक्टिव लर्निंग इन द क्लासरूम। और ये टीचर स्टूडेंट रेशियो जो है, ये इस बात के लिए बहुत प्रभावी होता है कि लर्निंग फोकस्ड होगी या नहीं होगी, लर्निंग इफेक्टिव होगी या नहीं होगी, क्योंकि टीचर्स की कमी और स्टूडेंट्स की अधिकता फोकस नहीं दे पाएगी, फोकस नहीं दे पाएगी, फिर पढ़ाई होगी नहीं बल्कि घसीटा जाएगा। और हमारे यहाँ, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या ये घसीटना है, ना तो हम किसी काम को करने के लिए मना करते हैं और ना ही किसी काम को पूरे मन से करते हैं। कुल मिला के हम काम करते हुए नहीं करते हैं या नहीं करते हुए करते हैं, ये स्थिति रहती है और यही चल भी रहा है। तो ये समस्याएं ऐसी बनी रहेंगी जब तक ये सब चलेगा। अगली चीज यहाँ दी गई है वो है कंटेंट कंप्लीशन फोकस्ड रादर देन कंपेटेंसी फोकस्ड टीचिंग। ठीक, इसमें सामग्री और पूर्णता पर केंद्रित अध्ययन होना चाहिए, इसके बजाय कि क्षमता पर आधारित अध्ययन हो। क्या कहा गया है इसमें देख लीजिए, लैंग्वेज लेसन्स समटाइम्स बिकम रूटीन टास्क। कभी कभी जो हमारे भाषा के पाठ होते हैं वो रूटीन टास्क की तरह हो जाते हैं कि गुरु जी को पता है कि हमको ये पाठ पढ़ाना है। दरअसल लैंग्वेज लर्निंग इस तरह की चीज है नहीं, उसके सारे एस्पेक्ट्स को साथ लेके चलना होता है। गुरु जी का भी रूटीन है कि आए, पहले पाठ पढ़ाया, उसके बाद कहा कि बच्चों लिखो, ये प्रश्न है इसका उत्तर ये है, ये प्रश्न है इसका उत्तर ये है, सुलेख करवा दी, इमला बोल दी और खेल खत्म। इस तरह एक रूटीन वर्क की तरह। ये बड़ी समस्या है। हम क्या कर रहे हैं, हम कंटेंट कंप्लेंट फोकस्ड क्लास नहीं कर रहे हैं, हम कंपेटेंसी फोकस्ड क्लास कर रहे हैं। ये बड़ी समस्या है हमारे पास। लैंग्वेज लेसन समटाइम्स बिकम रूटीन टास्क। कभी कभी लैंग्वेज के जो पार्ट हैं वो एक हमारे रूटीन वर्क की तरह हो जाते हैं कि बस इतना तो करना ही है, कैसे भी करके करना है। एंड टीचर्स रश टू फिनिश द टेक्स्ट बुक। और टीचरों को जल्दबाजी होती है, टीचर्स को ये जल्दबाजी होती है कि जल्दी से जल्दी हम टेक्स्ट बुक को खत्म कर दें। खत्म करने का मतलब केवल खत्म करना होता है, उसमें से कितना बच्चे ने सीखा है, कितना समझा है, कितना उसने कवर किया है, इस बात का ध्यान नहीं होता। विदाउट इंश्योरिंग, ये तय किए बगैर दैट स्टूडेंट्स हैव मास्टर्ड द की स्किल्स, क्या बच्चे ने आवश्यक स्किल्स को प्राप्त किया है या नहीं किया है। हम ये बात जनरली नहीं समझते। हम ये बात नहीं समझते कि बच्चे ने आवश्यक जो स्किल्स हैं उनको कवर किया या नहीं किया। बस हमें क्या होता है, हम जल्दबाजी में होते हैं कि जल्दी जल्दी से परीक्षा आने से पहले हमें अपना सिलेबस कवर करना है, सिलेबस को निपटाना है, कैसे भी करके जल्दी जल्दी हमारा सिलेबस निपट जाए और हमारे ऊपर से ये बोझ उतर जाए कि हमने सिलेबस कंप्लीट नहीं करवा पाया। बस इतनी सी बात होती है। इंस्टेड लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस शुड prioritize the development of competencies guiding students towards meaningful language use and understanding। हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में केवल सिलेबस कंप्लीट करवाते रहते हैं और जो की पॉइंट्स हैं वो नहीं दे पाते। बच्चे की जो समझ विकसित करनी थी उस समझ को हम विकसित नहीं कर पाते। ये एक बड़ी समस्या ये भी है। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण चीज जिसको बदले जाने की जरूरत है, हालांकि इस पे ठीक ठाक लेवल पे काम भी चल रहा है, लेकिन वह काम जब तक पिछली समस्याएं सॉल्व नहीं होंगी वो बढ़िया नहीं हो पाएगा। एक बहुत बड़ी समस्या है मेमोरी बेस्ड असेसमेंट। किस बच्चे ने बेहतर सीखा है, इसका मूल्यांकन किस आधार पे किया जाना चाहिए।
अब आप ये सीख रहे हैं, आपका मूल्यांकन किस आधार पे होगा? एक परीक्षा करवाई जाएगी और उस परीक्षा में आपको इन चैप्टर से पूछे गए प्रश्नों का जवाब दे। अब इस परीक्षा में वही अच्छा स्कोर करेगा जिसकी मेमोराइजिंग पावर अच्छी होगी, जिसको मेरे द्वारा आज बताई गई चीजें परीक्षा हॉल तक जस की तस याद रहेंगी, उसके नंबर बढ़िया आएंगे। लेकिन हम इसको ये नहीं मान सकते कि जिसको ये चीजें याद रहेंगी वो उन चीजों को अपने ऊपर उतने ही अच्छे तरह से अप्लाई भी करेगा, उनको जिएगा भी वैसे ही। क्या हम ये तय कर सकते हैं, मैं ये जितनी बातें ये पढ़ा रहा हूं, क्या इस क्लास में पढ़ने वाले सभी लोग जो मुझे देख रहे हैं, क्या वो सभी लोग अपनी क्लासेस में इन सब बातों को इंप्लीमेंट करेंगे, क्या लागू करेंगे? भी बढ़िया तो तब हो जब हम परीक्षा तो देंगे और उत्तर लिखेंगे, अलग बात। बढ़िया तो तब हो ना जब सब लोग वो सारी चीजें लागू कर लें। नहीं होता। यही हमारे विद्यार्थियों के साथ भी होता है। जब हमारे साथ नहीं हुआ तो विद्यार्थियों के साथ भी वही होता है। हमारा जो इवोल्यूशन का तरीका है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। हम उन लोगों को टॉप मानते हैं, उन लोगों को बेहतर मानते हैं जिनका मेमोराइजिंग पावर अच्छा होता है। हम रिटन एग्जाम करवाते हैं, फैक्ट्स पूछते हैं, जो फैक्ट्स याद रख लेता है उसको हम होशियार मान लेते हैं, और जो अप्लाई करना जानता है उसको फैक्ट्स उतनी आसानी से याद नहीं रहते। भाई मेमोरी पावर सबका बराबर तो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कह सकते जिसका मेमोरी पावर बहुत अच्छा है वह व्यक्ति विद्वान बहुत है, बुद्धिमान बहुत है, नहीं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अलग बात, मेमोरी अलग बात। किसी का ये हो सकता है कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत अच्छी हो, मेमोरी उतनी शार्प ना हो। किसी की मेमोरी बहुत अच्छी हो, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उतनी अच्छी ना हो। तो क्या हम इन दोनों व्यक्तियों की तुलना कर सकते हैं कि ये ज्यादा होशियार है ये कम होशियार? नहीं। यही समस्या यहाँ है। क्या है? मेमोरी बेस्ड असेसमेंट। हमारा जो असेसमेंट है वो मेमोरी बेस्ड है। हम उसे टॉप मान लेते हैं, उसे सबसे बेहतर मान लेते हैं जिसकी मेमोरी अच्छी है। कैसे? द इंटेंशन बिहाइंड लैंग्वेज लर्निंग इंक्लूड्स मास्टरिंग कम्युनिकेशन। जो इरादा है लैंग्वेज लर्निंग का, कोई भाषा सीखने के पीछे उद्देश्य क्या है, हमारा इरादा क्या है? इरादा है कि हम मास्टरिंग कर लें, मतलब मजबूत पकड़ बना लें। किस काम में? कम्युनिकेशन में। हम बोलना सीख जाएं, उसको कम्युनिकेट करना सीख जाएं उस लैंग्वेज में, एक काम ये। फंक्शनल फ्लुएंसी, हमारी फ्लुएंसी आ जाए, हम उसमें धारा प्रवाह बोलना सीख जाएं, ठीक। एंड एप्रिसिएटिंग लिटरेरी वर्क, और लिटरेरी वर्क की एप्रिसिएटिंग सीख जाएं। स्टिल असेसमेंट मोस्टली टेस्ट, लेकिन हमारे जो असेसमेंट होते हैं वो टेस्ट करते हैं, ज्यादातर टेस्ट करते हैं। क्या टेस्ट करते हैं? हाउ मच ऑफ द टेक्स्ट बुक कॉन्टेस्ट, कि कितना टेक्स्ट बुक का कंटेंट स्टूडेंट्स रिमेंबर, विद्यार्थियों ने याद किया है, रादर देन हाउ वेल दे कैन एक्चुअली यूज द लैंग्वेज। वो इस चीज को चेक नहीं करते कि एक्चुअली वो लैंग्वेज का यूज कैसे कर रहे हैं, इस चीज को चेक नहीं करते। वो इस चीज को चेक करते हैं कि किताब में जो खरगोश और कछुए की कहानी बताई गई थी, क्या उस कहानी का सार इसको याद है? जबकि कछुए और खरगोश की कहानी को दूसरा बच्चा एक नाटक के रूप में प्रस्तुत कर सकता है, तो उसने उसको ज्यादा बेहतर सीखा है, उसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। हो सकता है एक बच्चा ऐसा हो जो उस कहानी के आधार पे आगे की कहानी लिख ले, ये भी संभव है, तो उसने भी तो बेहतर सीखा है। लेकिन हम जो जांच करते हैं, हम जांच ये करते हैं कि क्या उसको ये याद है कि जीता कौन था, क्या उसको ये याद है कि आगे आगे भागा कौन था। हम केवल टेक्स्ट बुक के उस कॉन्टेक्स्ट को याद करवाने पे फोकस करते हैं कि ये उसको रट जाए, परीक्षा आ जाए वो लिख दे। तो ये एक बड़ी समस्या है। उसके बाद लैक ऑफ सुइटेबल एनवायरनमेंट, ये स्पेशली मदर टंग के मामले में नहीं, ये स्पेशली L2 के मामले में है। चूंकि हम L2 की ही बात कर रहे हैं तो ये L2 के मामले में है। हमारे पास L2 सीखने के लिए सुइटेबल एनवायरनमेंट नहीं होता है। अगर बच्चे के माता पिता घर में 50% समय L2 का उपयोग करते हो, पड़ोसी 50% समय L2 का उपयोग करते हो, और विद्यालय में 50% समय L2 का उपयोग होता हो,
तो ऐसे बच्चे को L2 सिखाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसके पास परिवेश है। जैसे वो L1 सीख गया ऑटोमेटिक, ऐसे ही वो L2 भी सीख जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि उसके परिवेश में वो लैंग्वेज ऑलरेडी विद्यमान है और वो लगातार उस लैंग्वेज के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। अब ऐसा बच्चा जो किसी लैंग्वेज के साथ लगातार इंटरेक्ट कर रहा है, उसे उस भाषा को सीखने के लिए फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, उसको ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, वह उस भाषा को स्वतः ही सीख जाएगा। बस हमें क्या करना है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। लेकिन समस्या ये है, हमारा विद्यालयी परिवेश बिल्कुल अलग तरीके का होता है और घर का परिवेश बिल्कुल अलग तरीके का होता है। ऐसी स्थिति में बच्चे को उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में एक नई समस्या फेस करनी पड़ती है, और वो नई समस्या होती है एडॉप्टेशन ऑफ एनवायरनमेंट की। वो घर से निकलता है, एनवायरनमेंट अलग टाइप का है, वो विद्यालय पहुंचता है अलग टाइप का है। अब इतने से गैप में 20 मिनट उसको विद्यालय जाने में लगे, उस 20 मिनट के गैप में उसको अपने आप को ढाल लेना होता है उस नई परिस्थिति में। और इस ढालने की प्रक्रिया में उसको जो इंटरनल स्ट्रगल करना पड़ता है, वो केवल वही जानता है जो स्ट्रगल कर रहा है। खासकर ऐसे विद्यालयों में जहां एजुकेशन मदर टंग में नहीं दी जाती, स्पेशली इन दोज स्कूल्स वेयर एजुकेशन इज नॉट इम्पोर्टेड इन मदर टंग, दोज स्टूडेंट्स सफर, बहुत ज्यादा पीड़ित होते हैं वो लोग। ये बात ना तो विद्यालय वाले के समझ में आती है, ना माता पिता को समझ आती है। वो इम्पोज करते हैं नई नई चीजों को उस बच्चे के ऊपर, ये बड़ी समस्या है। खैर, क्या दिया गया है उन चीजों को मैं इसको विस्तारित इसलिए बता रहा हूं ताकि जब आप लिखने बैठे तो लिखते समय आपके पास मटेरियल कम नहीं पड़ना चाहिए। मतलब अगर 5 पेज भी लिखना है तो लाओ लिख देते हैं, क्योंकि इतना मटेरियल है हमारे पास, बहुत मटेरियल है, लाओ लिखते हैं। तो इसलिए मैं ये बातें बता रहा हूं, बाकी यहां जो है वो तो मैं बता ही रहा हूं। चिल्ड्रन ऑफन लर्न बाई लिसनिंग एंड स्पीकिंग। बच्चे प्रायः सीखते कैसे हैं? बोलने से और सुनने से। सबसे आसान तरीका है ये सीखने का, बोलने से सीखते हैं और सुनने से सीखते हैं। विद दोज अराउंड देम, और उनसे सीखते हैं जो उनके आसपास है। उनके आसपास के लोग जो भी बोले वो सुनेगा, सुनेगा और सीखेगा, अपने आप सीखता है। दिस इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस, अपने आप हो रहा है, इसको करने की आवश्यकता नहीं है, इट इज नेचुरल, ये नेचुरल है। बट इन मैनी केसेस, लेकिन बहुत से केसेस में देयर सराउंडिंग्स डू नॉट प्रोवाइड इनफ एक्सपोजर, लेकिन कभी कभी उनका जो आसपास का वातावरण है वो उनको इतना पर्याप्त एक्सपोजर नहीं प्रदान कर पाता, नहीं दे पाता टू स्पीक इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, बोले जाने वाली अंग्रेजी तो वहां होती नहीं। अब इस परिप्रेक्ष्य में मैं अपना एग्जांपल देना चाहूंगा। मैंने लगभग 20 वर्षों तक, या थोड़ा कम 18 वर्षों तक इंग्लिश पढ़ाई है, और उससे पूर्व मैंने अपना पीजी किया इंग्लिश से, और इंटरमीडिएट लेवल तक मैं इंग्लिश पढ़ाता रहा, इवन ग्रेजुएशन लेवल का भी पढ़ाया, कॉम्पिटिटिव लेवल की भी इंग्लिश पढ़ाई। अभी भी मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं कर पाया। जब मैं हिंदी बोलता हूं तो ऑफ कोर्स बहुत सारे शब्द जो है वो इंग्लिश के ही निकलते हैं, लेकिन अभी भी वो कॉन्फिडेंस मैं क्रिएट नहीं कर पाया हूं अपने पास कि मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलूं। हालांकि सब कुछ बन सकता है, मैं बोल सकता हूं। कारण क्या है, मुझे वो परिवेश ही नहीं मिल रहा। अब मैं इंग्लिश बोलूं तो किससे? उन लोगों से जिनको इंग्लिश आती ही नहीं है, या आती है तो बहुत कम आती है, ज्यादा नहीं आती है। मैं उनसे बोल भी दूंगा, वो मुझे रिप्लाई नहीं देंगे, कन्वर्सेशन स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, स्टार्ट होने से पहले तो खत्म हो जाएगा। अब वो एक्सपोजर नहीं मिल रहा। एक्सपोजर ना मिल पाने पे लैंग्वेज लर्निंग बहुत कठिन हो जाती है। भले ही आप बहुत सारे, अब अपने यहाँ का बच्चा जो इंग्लिश सीखता है ना, वो ट्रांसलेशन के थ्रू सीखता है। उसकी एक ही पद्धति है, वो ट्रांसलेशन, फिर उसके सारे ग्रामेटिकल रूल्स और सेंटेंस फ्रेमिंग, वो सब सीख के सीखता है। वही बड़ी मुश्किल से, हम सब ने वैसे ही सीखी है अंग्रेजी, इसी मुश्किल से। वही बच्चा जो मेट्रो सिटीज में है, उसको एक्सपोजर मिलता है इंग्लिश बोलने का। उसके घर में भी आधे लोग बोलते हैं, ज्यादातर समय इंग्लिश बोली जाती है, विद्यालय में जाता टोटल इंग्लिश बोली जाती है, उसको एक्सपोजर मिल रहा है। एक्सपोजर मिल रहा है तो वो उसी तरह से फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीखता है। हम नहीं बोल पाते सारे, हम ग्रामेटिकली उनसे स्ट्रांग हैं,
हमने एक एक नियम सीखा है, रट्टा मारा है 300-300 बार। वो नियम जो हमने कक्षा 8 में पढ़े थे हमें अभी भी याद है, आपको अभी भी याद, लेकिन हम और आप उतना फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस एटमॉस्फेयर की, उस एनवायरमेंट की कमी है, हमारे पास है ही नहीं वो एनवायरमेंट नहीं है तो हमारे पास एक्सपोजर नहीं है, एक्सपोजर नहीं है तो हम नहीं बोल पाएंगे। ये बड़ी समस्या है। वही समस्या हमारे बच्चों के साथ है। एक्सपोजर टू स्पोकन इंग्लिश विदाउट स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल्स और रेगुलर प्रैक्टिस। जब तक प्रॉपर रोल मॉडल नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल नहीं होगा, रेगुलर प्रैक्टिस नहीं होगी, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन इंग्लिश कैन बी डिलेड। उतना ही देर होती रहेगी इंग्लिश के लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की, उतनी देर होती रहेगी जितनी जल्दी हम ये इंश्योर कर लेंगे कि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां हम अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें। एक्सप्लोर कर सकेंगे, बोलना जल्दी आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट पॉइंट दिया गया है पीर प्रेशर, मतलब साथियों का दबाव। ये एक बड़ी समस्या है बच्चों के साथ तुलना करने की, कंपैरिजन की मैं बात कर चुका हूं, बता चुका हूं। गार्जियंस, टीचर्स, इवन स्टूडेंट्स, सभी एक स्टूडेंट की दूसरे स्टूडेंट से तुलना करना बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं। और ये तुलना बच्चे पे एक्स्ट्रा बर्डन की तरह होती है, उस पे प्रेशर की तरह होती है, और फिर उसका जो एक्सप्लोरेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, वो प्रेशर में आ जाता है और फिर फैक्ट्स को रटने पे, रिसाइट करने पे जोर देना शुरू कर देता है, इंस्पाइट उन सब चीजों को समझने के। समझता नहीं, फिर वो रटने लगता है क्योंकि उस पर प्रेशर होता है, नंबर ज्यादा लाने का, दूसरे से आगे निकलने का, टॉप करने का, इस टाइप के बहुत सारे प्रेशर उसके ऊपर होते हैं। खैर, ड्यू टू इंटेंस कंपटीशन, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, स्टूडेंट्स ऑफन फील प्रेशर्ड, बच्चे प्रायः प्रेशर्ड फील करते हैं टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी को सीखने का, नॉट आउट ऑफ इंटरेस्ट। कभी कभी तो अंग्रेजी सीखने का हमें इंटरेस्ट ही नहीं होता, मजबूरी में, प्रोटोकॉल में फंसे होते हैं। अब यही आप अपना ही ले लीजिए, हमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वो अंग्रेजी का पेपर दे, लेकिन अब फंसे हैं। सेकेंड लैंग्वेज में कुछ ना कुछ तो लेना ही है, इदम का, उससे बढ़िया तो अंग्रेजी ले लो। अब ये दिमाग में आया होगा कुछ लोगों के, कहा होगा कि थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी तो आती है, संस्कृत तो कतई नहीं आती। अब हम लोग प्रोटोकॉल में पढ़ रहे हैं अंग्रेजी, मजबूरी है, मजबूरी ना होती तो ना मैं ये क्लास पढ़ा रहा होता और ना आप क्लास पढ़ रहे होते, ना मैं आपको जान रहा होता ना आप मुझे जान रहे होते, कहानी खत्म थी। तो ऐसे ही हमारा बच्चा भी उसी प्रोटोकॉल में फंसा हुआ है, वो भी नहीं पढ़ना चाहता अंग्रेजी, लेकिन उसको लग रहा है कि भाई ये कम्पिटेटिव युग है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, दूसरा अंग्रेजी जान जाएगा उसको नौकरी मिल जाएगी, मुझे नहीं मिलेगी। अब वो भी प्रोटोकॉल में पढ़ रहा है, इंटरेस्ट नहीं है उसका, हमारा भी इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीजों में, लेकिन हम पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, मजबूरन पढ़े जा रहे हैं। तो वैसे ही बच्चा फंसा हुआ है, बट एज अ रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस, लेकिन सफलता की जरूरत के कारण दिस प्रेशर कैन टेक द जॉय आउट ऑफ द लर्निंग, और मजबूरी के कारण वो पढ़ता है, लेकिन ये जो प्रेशर है ना उसके ऊपर, वो ना चाहते हुए भी पढ़ता है, ये जो लर्निंग का जॉय है इसको खा जाता है, खत्म कर देता है। लर्निंग के आनंद को ये चीज खत्म कर देती है, मजबूरन बेचारे को पढ़ना पड़ता है। और स्पेशली व्हेन द फोकस इज ओनली ऑन मेमोराइजिंग डेफिनेशंस, और स्पेशली तब ये दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है, ये कष्ट और ज्यादा बढ़ जाता है, यानी खुजली में कोड़ और हो जाता है या कोड़ में खुजली और हो जाती है। फिर स्थिति क्या होती है, फिर मजबूरी में व्यक्ति क्या करता है, फिर वो मेमोराइजेशन पे ध्यान करता है, भैया रट्टा मार लो, परीक्षा में आएगा, लिख देना है, बात खत्म। हमें से भी बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई रट्टा मार लेंगे और आएगा तो लिख देंगे। ज्यादा बेहतर ये होगा कि इन चीजों को समझ लें और समझ बनाते हुए लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। अब इस वाली समस्या को, पीर प्रेशर वाली समस्या को हमसे बेहतर इस समय कोई नहीं जान रहा। हम तो ये परीक्षा भी नहीं देते अगर प्रेशर ये ना होता कि नौकरी से निकाल दिए जाओगे। तो ये सब प्रेशर है, जो भी चल रहा है प्रेशर के थ्रू चल रहा है। तो ये प्रेशर है, प्रेशर के थ्रू चल रहा है। एंड टर्म्स रादर देन अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज मीनिंगफुली। फिर ऐसी स्थिति में बच्चा क्या करता है, रट्टा मारता है परीक्षा में लिखने के लिए, मीनिंगफुली उसको समझने का प्रयास नहीं करता। अब हम एक बार इस पूरी प्रक्रिया को जरा रिवाइज कर लेंगे, और रिवाइज करने के बाद फिर जो भी क्वेश्चंस हैं मल्टीपल चॉइस के उनको हम देख लेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहली बात हमने की थी लो लिटरेसी लेवल्स की। लो लिटरेसी लेवल में हमने ये बात की कि हमारे विद्यालयों में
स्थिति ये है कि बच्चा बड़ा हो जाता है और उसे लिटरेसी लैंग्वेज की बेसिक समझ नहीं आती, मतलब वो पढ़ना लिखना और समझना नहीं जान पाता। तो ये एक बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है लेस टाइम फॉर लैंग्वेज लर्निंग। हमें लैंग्वेज लर्निंग के लिए कम समय मिल पाता है। हालांकि गवर्नमेंट विद्यालयों में ये समस्या रिसॉल्व कर दी गई है, ये अब हमारे विद्यालयों के लिए समस्या नहीं है, लेकिन प्राइवेट विद्यालयों में अभी भी ये समस्या बनी हुई है। तीसरी समस्या है लो क्वालिटी रिसोर्स और टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यानी टीएलएम्स की समस्या है। इस समस्या का भी ठीक हद तक निचोड़ निकाला जा चुका है। बहुत सारा प्रिंट मटेरियल्स, लॉन्ग बुक्स, स्टोरी बुक्स, बहुत सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध है और बाकी हम अपने रिसोर्सेज से उनको अरेंज भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। अगली चीज है शॉर्टेज ऑफ टीचर्स। ये हमारे बस की बात नहीं है और ये बड़ी समस्या है। बार बार कोई रेशियो वाली बात आती है, रेशियो खराब होगा तो स्टडी खराब होगी, सीधी सी बात है। अगली समस्या कंटेंट कंप्लीटेशन फोकस्ड। ये हम फोकस करके स्टडी नहीं करवा पाते कर पाते, ये एक समस्या है। अगली है मेमोरी बेस्ड असेसमेंट। ये तो भारतीय पूरी शिक्षा व्यवस्था की कमी है कि हमारा असेसमेंट मेमोरी बेस्ड है। हम किसी का असेसमेंट करते हैं तो इस बात पे करते हैं कि उसको याद कितना रहता है, जबकि हो सकता है उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बिल्कुल ना हो, मल्टीटास्किंग की स्किल्स बिल्कुल ना हो, क्रिएटिविटी उसमें बिल्कुल ना हो। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसको हम टॉप कहने लग जाएं केवल एक पावर के आधार पे, मेमोराइजेशन के आधार पे, तो ये गलत तरीका है। एक और है लेक ऑफ सुटेबल एनवायरनमेंट। ये हम सबके साथ है, खासकर जब हम अंग्रेजी सीख रहे होते हैं, L2 सीख रहे होते हैं, तो हमें वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता जहाँ पे हम अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें। और कोई भी लैंग्वेज सीखना उतना जल्दी आसान हो जाता है जब हम उस टाइप के एनवायरनमेंट में रहते हैं। ठीक है। और आखिरी बात हमने की थी पीर प्रेशर की। वो प्रेशर तो आप इतना बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि आपसे अगर कह दिया जाए कि 4 पेज इस पीर प्रेशर पे लिखो कि आप ये अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी की क्लास ये यूट्यूब पे क्यों ले रहे हैं, तो आप बता पाएंगे कि क्या क्या दर्द है आपके अंदर, उन दर्दों के कारण ले रहे हैं। तो आपसे बेहतर इस पीर प्रेशर को और कोई इस समय नहीं समझ सकता है। तो इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं। आगे ये चेक योर प्रोग्रेस है, तो भाई अपनी प्रोग्रेस चेक कर लीजिए और इसमें केवल एक ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, केवल एक ही क्वेश्चन है और वो कह रहा है व्हाट आर द चैलेंजेस रिलेटेड टू लैंग्वेज लर्निंग इन स्कूल्स हाईलाइटेड बाय एनसीएफएफएस। एनसीएफएफएस के द्वारा कौन से चैलेंज को हाईलाइट किया गया है हमारे स्कूल में लर्निंग के लिए। लो लिटरेसी लेवल बिल्कुल पहला ही कारण था। लेस टाइम फॉर लैंग्वेज लर्निंग ये दूसरा ही कारण था। लो क्वालिटी रिसोर्स एंड लर्निंग मटेरियल ये तीसरा ही कारण था। तो पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है और चौथा विकल्प दिया गया ऑल ऑफ द अबव, यानी ये सभी है। तो ये सभी कारण है। आई थिंक इस क्लास में आपको आनंद भी आया होगा और ठीक ठाक आपने सीखा भी होगा। चूंकि टॉपिक पूरा हो चुका है और हम 1 घंटे के बहुत करीब भी हैं, तो हम आज यहाँ तक ही रखेंगे। कल से हम लोग शुरू करेंगे करिकुलर गोल्स। करिकुलर गोल्स मतलब कि पाठ्य चर्चा की के जो लक्ष्य हैं, जो टारगेट्स हैं पाठ्य चर्चा के, उन पे कल हम बात करेंगे। तो तब तक जो भी आपके सलाह सुझाव मशवरा जो भी है वो हमें यहीं पे वीडियो के थ्रू कमेंट करके भी भेज सकते हैं, ग्रुप पे भी डाल सकते हैं, मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। हालांकि मैं प्रयास कर रहा हूँ कि प्रत्येक क्लास पिछली क्लास से बेहतर हो और हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इंटरेस्टिंग रहे और हमारी जो सीखने की दर है वो थोड़ी ज़्यादा रहे। तो मिलेंगे कल फिर एक और वीडियो के साथ, एक और परिचर्चा में करिकुलर गोल्स को लेकर के। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।